प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने यांत्रिक एकरूपता में यांत्रिक समाजों में पाई जाने वाली विशेषताओं पर बात के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर नैतिकता तक हम बात कर चुके हैं। आज हम उसके छठे बिंदु यानी कि सजातीयता से शुरुआत करते हैं। हालांकि बस ऐसे ही आपको याद दिलाने के हिसाब से मुझे तो खैर इतने दिनों में अभी तक ये भी पता नहीं है कितने लोगों ने इस वीडियो को सुना होगा, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स जो है बहुत कम आ रहे हैं। संभवतः इसमें एक कारण हमारा आमने सामने के बीच ये संवाद न होना भी हो सकता है। आपको शायद इसमें इतनी रुचि नहीं आ रही हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी इसको ढंग से सुन पाता है तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक सकारात्मक चीज़ जो है वो कोविड-19 के समय में भी हो पा रही है। जहाँ तक यांत्रिक समाज की विशेषताओं के संदर्भ में सजातीयता की बात है, इतनी बात तो आपको पिछले वीडियो से ही समझ में आ गई होगी कि यांत्रिक समाज या विभेदीकृत समाज वो समाज है जो दुर्खिम के हिसाब से प्रारंभिक जो आदिम समाज रहे, सरल समाज जो रहे, जिनमें श्रम विभाजन लगभग नहीं के बराबर था, आयु, लिंग, यही कुछ प्रमुख आधार थे जिसके आधार पर श्रम विभाजन समाज में छोटा मोटा पाया जाता था। क्योंकि ऐसे समाजों में जनसंख्या बहुत कम होती है तो लोगों में समानता भी बहुत मिलती है। सजातीयता का मतलब केवल ये नहीं कि वो एक ही जाति से संबंधित हो या एक ही समूह से संबंधित हो, बल्कि सजातीयता का यहाँ पर तात्पर्य यह भी है कि कहीं न कहीं उन लोगों में हर रूप में हमें समानता दिखाई देती है, चाहे वह खान पान के संदर्भ में हो, रहन सहन के संदर्भ में हो, कपड़े पहनने के तरीके के संदर्भ में हो, व्यवहार करने के तरीकों के संदर्भ में हो, इवन उनकी सोचने विचारने के तरीके भी, ये भी अपने आप में बहुत कुछ मिलते जुलते देखने को मिलते हैं। और इसके बहुत से आप उदाहरण देख सकते हैं। हम जो एक ही समूह के, एक ही समाज के रहने वाले, एक ही जगहों के रहने वाले हैं, अगर हम लोगों में आप देखें तो लगभग खान पान, रहन सहन, पहनावा, विचार, व्यवहार, त्यौहार इत्यादि में हमें बहुत सी समानता देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में जो सजातीयता है, इसमें एकरूपता हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यक्तिवादिता की स्थान बहुत कम है, तो जनमत का जो है बहुत अधिक महत्व हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर अधिकांश लोग क्या कहते हैं वो बात बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये जो सजातीयता है ये भी यांत्रिक समाजों की एक प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आता है। 7वां बिंदु है राजनीतिक जीवन। अब राजनीतिक जीवन के बारे में यहाँ बहुत ज़्यादा हमें विभेद या अंतर देखने को नहीं मिलता है। मुख्य तौर पर यांत्रिक समाजों में न्याय के दृष्टिकोण से या दंड की एक व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सारा का सारा समूह एक साथ मिलकर, जैसे पहले पंचायतें होती थी या इस तरह से एक लोग सारे इकट्ठा हो जाते थे और सामूहिक रूप से इन सारे चीज़ों का निपटारा होता था। और कानून भी जो समुदाय या समूह मिलकर ही उसको बनाता था, उसको लागू करने और उल्लंघन करने का कार्य भी वो सारे के सारे मिलकर एक साथ में करते थे। और समाज में, ऐसे समाजों में कोई भी चीज़ जो है वो व्यक्तिवादिता के तो खैर गौर उसके मतलब विपरीत ही थी। व्यक्तिवादिता थी नहीं, सामूहिकता थी, जनमत था, जो कि मैंने सजातीयता में बात भी की थी। और सभी लोग साथ में मिलकर बैठकर अपनी किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे वो एक मुखिया और जब पहले पंच मुख्य होते थे तो पंच परमेश्वर मान के इस तरह जो भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के अंतर्गत सारे के सारे मिलकर एक साथ में बैठकर इन चीज़ों का निपटारा कर देते थे। और यही एक प्रकार का राजनीतिक संगठन था। इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा अंतर उनमें रहन सहन में या खान पान में या कहीं पर भी
परिस्थितियों में, कोई बहुत ज़्यादा परिस्थितियों में विशेष तौर पर कहीं पर भी इनको अंतर उनमें देखने को हमें नहीं मिलता था। तो इस रूप में अगर हम देखें तो राजनीतिक जीवन जो है बड़ा साधारण किस्म का था, बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं था। केवल न्याय और दंड, और एक मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि कौन व्यक्ति अंतिम निर्णय करने वाला कौन होगा, उस दृष्टिकोण से किसी मुखिया या एक प्रकार के पंच का किसी का निर्माण चेंज भले कर लिया जाता हो, पर मुख्य रूप से सामूहिक चेतना या जनमत इसी आधार पर कार्य होता था। तो यही उनका एक राजनीतिक स्वरूप था। अब हम बात करें इसके आर्थिक संगठन की, तो आर्थिक संगठन में भी अगर हम देखें तो बहुत ही प्रारंभिक किस्म की आर्थिक संगठन या आर्थिक स्वरूप हमें इनमें देखने को मिलता था। क्योंकि कोई विशेषीकरण नहीं, जब संविभाजन ही नहीं था तो विशेषीकरण कहां से होगा। विशेषीकरण तब होता है जबकि बहुत ज़्यादा कोई संविभाजन के फलस्वरूप कोई व्यक्ति लगातार एक ही प्रकार का काम करता रहे, तो ज़्यादा उसमें विशेषीकरण भी उनको देखने को नहीं मिलता था। इसका मतलब ये नहीं था कदापि विशेषीकरण नहीं होता था, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें रहा है। लेकिन विकास है ये बहुत ही प्रारंभिक किस्म की आर्थिक गतिविधियों वाले समाज रहे, जो भोजन संकलन और लगभग प्रारंभिक कृषि व्यवस्था या इस तरह की कृषि व्यवस्था पर निर्भर लोग थे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं भरण पोषण करने वाली, अपनी जीविकोपार्जन करने वाली, उदरपूर्ति वाली अर्थव्यवस्था होती थी। और इसमें भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति भी इन समाजों की वजह से जो है इन समाजों में बड़ी इनकी मुश्किल से ही हो पाती थी। और जैसा कि मैंने कहा, विशेषीकरण का तो खैर अभाव इनमें पाया ही जाता था। उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार और समुदाय के सभी लोग साथ में सभी से काम कर लेते थे। संपत्ति भी सामूहिक रूप से होती थी, व्यक्तिगत संपत्तियों का सर्वदा इनमें अभाव पाया जाता था। इस प्रकार के इनके आर्थिक संगठन या इस आर्थिक प्रक्रिया जो है इनके अंतर्गत यांत्रिक समाजों में पाई जाती थी, ऐसा दुर्खिम कहते हैं। और अंतिम है धार्मिक संगठन। चूंकि ऐसे समाज प्राथमिक समाज हैं, प्राथमिक मतलब प्रारंभिक समाज जो आदिम समाज से सरल समाज थे, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा ज्ञान की हम कल्पना करें ये ठीक नहीं होगा, और दुर्खिम ने भी ऐसा ही किया है। तो यहाँ पर धर्म की प्रधानता हमें देखने को मिलती है यांत्रिक समाजों में। अब दुर्खिम चूंकि धर्म की बात करते हैं, तो दुर्खिम ने धर्म को जो है सामूहिक प्रतिनिधान में ही देखा है। दुर्खिम ने व्यक्तिवादिता का तो खैर घोर विरोधी किया था। तो वो धर्म को टोटम के स्वरूप में समझाने का प्रयास करते हैं, टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। और दुर्खिम की आप धर्म की व्याख्या हमारे खैर सिलेबस में नहीं है, वरना दुर्खिम ने टोटमवाद से ही अपने धर्म को समझाने का प्रयास किया। अब ये टोटम क्या है? टोटम एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक प्रतीकात्मक रूप से पेड़, पौधा, जानवर, जीव इत्यादि कोई भी हो सकता है, इवन देन की पर्वत भी हो सकता है, जिसके बारे में वो समाज, यो समूह ये मानता हो कि इसमें कुछ आध्यात्मिक शक्ति है और वो उनकी रक्षा कर सकता है। उनके अगर वो शिकार करने जाते हैं, शिकार की बहुतायता में उनको प्राप्त होंगी। अगर वो उसको खुश करके जाएंगे, अगर वो नाराज हो जाएगा तो उनकी खुद की जान जा सकती है, शिकार वो खुद हो सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी अवधारणा किसी भी व्यक्ति, जीव या वनस्पति या किसी चीज से जुड़ी हो, उसको टोटम कहते हैं। जो पौधे के रूप में भी हो सकता है, जीव के रूप में भी हो सकता है। आदिम समाजों में कईयों में कोई शेर खुदवाता था, कोई बैल खुदवाता था, कोई सांप की वो गोदना गुदवाता था, इस तरह की चीजें होती थी। वो उनका टोटम या उनका स्वरूप माना जाता है। उसके आधार पर धर्म को समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। कुल मिलाकर यांत्रिक समाजों की हम विशेषताओं को देखें तो प्रारंभिक प्रकार के जो भी समाज थे उनके अंतर्गत हमें जो भी विशेषताएं देखने को मिलती है, वो सारी की सारी विशेषताएं हमें यांत्रिक समाजों में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सावयवी एकरूपता या सावयवी समाजों की। अब ये सावयवी एकरूपता क्या है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि दुर्खिम ने सामाजिक सुदृढ़ता को समझाने के लिए समविभाजन का एक बहुत बड़ा आधार माना है। और दुर्खिम ये मानते थे कि समाजों में एकरूपता लाने में, समाजों में सुदृढ़ता लाने में, सॉलिडरिटी लाने में श्रम विभाजन का अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और उसी आधार पर उन्होंने यांत्रिक और स्वाभाविक समाजों को अलग अलग करते हुए, पृथक पृथक करते हुए उनको समझाने का प्रयास किया कि जब यांत्रिक समाज थे तो कैसी एक रूपता थी, कैसी समरूपता थी, कैसी सुदृढ़ता थी, और जब स्वाभाविक समाज आए तो फिर उनमें क्या परिवर्तन आया, क्या स्वरूपों में परिवर्तन आया, क्या विशेषताओं में परिवर्तन आया, और सुदृढ़ता के स्वरूप में भी क्या परिवर्तन आया। तो इस प्रकार से दुर्खिम उन दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो यांत्रिक समाज, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सरल समाजों के लिए, आदिम समाजों के लिए, प्रारंभिक समाजों के लिए था, तो स्वाभाविक समाज बिल्कुल इसकी, या स्वाभाविक जो एकरूपता है, ऑर्गेनिक जो सॉलिडरिटी है, ये आधुनिक समाजों में जो स्वयं विभाजन और विशेषीकरण की जो प्रधानता जो हो गई, स्वयं विभाजन के फलस्वरूप जो विशेषीकरण बढ़ा, उससे धीरे धीरे सामूहिक चेतना के स्थान पर व्यक्तिगत चीजें और व्यक्तिगत चेतना और इन चीजों की प्रधानता होने लगी, और इसके फलस्वरूप समाज में एक नया स्वरूप आया, एक नया दृष्टिकोण आया, एक नए प्रकार के समाज की स्थापना हुई। और ये जो समाज से दुर्खिम इन्हें स्वाभाविक समाज मानते हैं। स्वाभाविक यानी कि ऑर्गन की तरह, हमारे बॉडी की तरह, शरीर की तरह। तो स्वाभाविक एकता ही, स्वाभाविक एक रूपता ही शारीरिक एकता के समान है। जैसे शरीर का निर्माण, जो हमारे शरीर का निर्माण है वो विभिन्न अंगों से होकर मिलकर होता है, हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, मुंह, पेट से इत्यादि सब मिलकर, अंगों से मिलकर एक व्यवस्थित जगह पर वो रहकर एक अपना शरीर का निर्माण करते हैं। और ये सारे अंग जो है वो भिन्न भिन्न है दिखने में भी, और इनके कार्य भी भिन्न भिन्न है, इनकी विशेषताएं भी भिन्न भिन्न है। किंतु उसके बावजूद भी ये सभी अंग अपना कार्य तभी कर सकते हैं जबकि ये परस्पर आपस में जुड़े हुए हों। अगर हम इनको पृथक कर दें, मानव शरीर के विभिन्न अंगों को या किसी भी जीव के विभिन्न अंगों को अलग अलग करके किसी कोने में डाल दें, तो क्या वो अपना काम कर पाएंगे? क्या उनमें एक रूपता हमें देखने को मिलेगी? क्या वो अपना कार्य कर पाएंगे? निश्चित तौर पर वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए अवयव की तरह भले ही इनके अंगों का निर्माण अलग अलग होता है, उनकी विशेषताएं अलग अलग है, उनके कार्य अलग अलग है, कार्य प्रणाली अलग अलग है, किंतु ये अपना कार्य तभी कर पाते हैं जबकि ये एक दूसरे परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग के बीच में, अंगों के बीच में एक रूपता या एकता पाई जाती है, और जो कि इनकी पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाने के कारण, इनकी पारस्परिक निर्भरता के कारण इनमें उत्पन्न होती है। ये एकता क्यों उत्पन्न होती है? इनकी पारस्परिक निर्भरता के कारण में एकता उत्पन्न होती है। यांत्रिक समाजों में एक रूपता थी, यांत्रिक समाजों में सुदृढ़ता थी, लेकिन निर्भरता के कारण नहीं, सामूहिक चेतना के कारण, जनमत के कारण। लेकिन स्वाभाविक समाजों में एक रूपता है पारस्परिक निर्भरता के कारण, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ में नहीं जुड़े हुए रहेंगे, अगर एक दूसरे से नहीं मिले रहेंगे, तो ये अपना अपना काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये भी निष्क्रिय हो जाएंगे। दुर्खिम कहते हैं कि आधुनिक समाज जो है, वर्तमान जो समाज है, इनकी जो विभिन्न निर्णायक इकाइयां हैं, जो विभिन्न लोग हैं, ये एक दूसरे से एक रूपता के रूप में इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से इनको फायदा होता है। आज ही मैं व्हाट्सएप का किसी मैसेज को पढ़ रहा था, उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि वर्तमान समय में हर व्यक्ति जो है एक प्रकार का माप यंत्र बन गया है, कि वो किसी से मित्रता करते वक्त, हाथ मिलाते वक्त, किसी से रिश्ता बनाते वक्त ये तोलता है, पहले कैलकुलेटर है एक प्रकार का, कि वो ये तोलता है कि सामने वाले से मित्रता करने से, सामने वाले से रिश्ता रखने से उसको कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा, और उसके बाद में वो उसके साथ में रिश्ता बनाता है। तो पारस्परिक निर्भरता के आधार पर एक रूपता होती है, सुदृढ़ता होती है। इसीलिए दुर्खिम इसे स्वाभाविक एक रूपता या ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कहते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि परिवार, व्यवसाय, सरकार इत्यादि में जो भी एकता और संगठन पाया जाता है, वो इनसे संबंधित व्यक्ति में पाए जाने वाली समानता के कारण नहीं है,
बल्कि ये ठीक उसी प्रकार की एकता है जो कि सावयवी ऑर्गेनिज्म में, जो हमारे विभिन्न अंगों में, जो ऑर्गेनिक में, जो ऑर्गन में जो हमें जो पाई जाती है, जो सावयवी ऑर्गेनिज्म जो पूरा हमारा सिस्टम है, उसके जो विभिन्न अंगों में जो एकता पाई जाती है, क्योंकि ये अलग अलग सारी कार्य करते हैं, अपनी अपनी विशेषताओं को एक दूसरे के साथ पूर्णतः काम कर पाते हैं, लेकिन कब कर पाते हैं? जबकि ये आपस में एक दूसरे से मिले रहें और एक दूसरे से एक रूपता बनाए हुए, संतुलन बनाए हुए अगर ये क्रियाशील होंगे। हाथ कहेगा नहीं मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, मुंह कहेगा मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, दिमाग कहेगा मैं अपने मुंह हिसाब से काम करूंगा, पाँव कहेंगे हम अपने हिसाब से काम करेंगे, तो काम नहीं हो पाएगा। कई बार एक्सीडेंट के समय में मस्तिष्क में चोट लग जाती है और शरीर के सारे अंगों में विभिन्न डिसबैलेंस हो जाता है सारा, तो शरीर सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। इसलिए सावयवी एकता में भी ठीक शरीर के भांति इनमें समानता होने के कारण इनमें एकता और संगठन नहीं पाया जाता है, बल्कि आधुनिक समाजों में दुर्खिम कहते हैं परिवार, व्यवसाय, सरकार इत्यादि जो भी आपस में जुड़े हुए हैं, उसके पीछे मूल कारण ये है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनमें एकता के, समानता के कारण इनमें एकता नहीं होती है, बल्कि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, और अगर एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, संतुलन बनाते हुए काम नहीं करेंगे, तो ये क्रियाशील नहीं हो पाएंगे। इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि सावयव के विभिन्न अंग अलग अलग सारी कार्य करते हुए, लेकिन इनके कार्यों सहयोग के आधार पर एकता पनपती है, जिसके कारण संपूर्ण सावयव में संतुलन बनाए रहता है, वो क्रियाशील रहता है। इसी प्रकार इसी एकता को दुर्खिम ने सावयवी एकता यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी नाम दिया है। इसका कारण यह भी है कि एक इनमें जो एकता की उत्पत्ति किसी सावयव के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले श्रम विभाजन उसके सहयोग से होती है, तो इसलिए दुर्खिम ने इसको सावयवी एकता, सावयवी समरूपता, सावयवी एक रूपता, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के नाम से बताया है। मैं समझता हूँ मैंने सावयवी एकता की या एकरूपता के बारे में बहुत विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया है। जो दुर्खिम ने अपनी बात कही थी उसी को मैंने यहाँ पर कहा है। तो सावयवी एकरूपता जो है इन समाजों में, वो आधुनिक, जटिल, विकसित और औद्योगिक समाजों में, सामाजिक में पाई जाती है। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। कल हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सावयवी समाजों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और अपने इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।